हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के कुछ प्रश्नों को जो कि 23 जनवरी 2023 को पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऑप्शन फर्स्ट है बढ़ता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है, सेकंड है बढ़ता है और वायु के बहने की चाल कम होती है, थर्ड है घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है, फोर्थ है घटता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, घटता है। देखिए, इस प्रश्न को इस तरह से समझिए, आपने कभी किसी को चाय देते हुए देखा है क्या? इतने बड़े से बर्तन में आप किसी को चाय देते हैं? नहीं देते हैं, छोटे बर्तन में देते हैं। क्यों? ताकि चाय जल्दी ठंडा ना हो। इसमें पूछा जा रहा है कि शीतलन यानी ठंडा होने की प्रक्रिया धीमी कब होगी, कब धीरे धीरे चीजें जो आपने दी है, जैसे चाय आपने किसी को दिया है, वो कब धीरे धीरे ठंडा होगा? जब आप उसका जो खुला पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कम हो, यानी जैसे कप में दिया जाता है सामान्यतः, बड़े से बर्तन में क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि जल्दी ठंडा हो जाएगा, इसके वजह से। साथ ही वायु के बहने की चाल कम हो, यानी अगर हवा धीरे धीरे चल रही है तो फिर वो धीरे धीरे ठंडा होगा, जल्दी नहीं होगा। वहीं आप तेज हवा में जाकर चाय रख देंगे तो क्या होगा? जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इसे कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र यानी गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है चौकपूर्णा, सेकंड है नागगम्फल, थर्ड है मंदाना और फोर्थ है आरीपन। यह देखिए एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है और इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, नागगुम्फन जो है यहाँ गुजरात में यानी सौराष्ट्र में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, खाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? ऑप्शन ए है यह मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है, बी है यह गैसों का विनिमय रोकने के लिए मृदा को और रंध्री बनाता है, सी है यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है, डी है यह मृदा की संरचना को बेहतर बनाता है। अब आप अपने जैसे खेत में जमीन में फर्टिलाइजर डालते हैं तो वो उसका क्या रीजन होता है? इसलिए ताकि आपकी मृदा जो है, मिट्टी जो है वो अच्छा बन सके। साथ ही हम लोग जानते हैं मित्र जीवाणु क्या है। जीवाणु जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, कुछ हमारे लिए हानिकारक हैं, कुछ हमारे लिए फायदेमंद हैं। तो जो फायदेमंद जीवाणु हैं उन्हें हम मित्र जीवाणु कहते हैं। तो उनकी संख्या में वृद्धि करता है, यह तो अच्छी बात है, यह खेती के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही मृदा में यानी मिट्टी में जल धारण की क्षमता यानी जल को रोकने की क्षमता में वृद्धि करता है, यह भी सही है। लेकिन ऑप्शन बी जो दिया गया है यह गैसों का विनिमय यानी एक्सचेंज को रोकने का काम नहीं करता। अगर रुक जाएगा तो फिर मृदा अरंध्री हो जाएगी। अरंध्री का मतलब होता है जैसे मिट्टी जो भुरभुरा होता है, जैसे उसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं यानी छेद होते हैं, तो क्या होता है गैसों का यानी वायु का आदान प्रदान होते रहता है, जो कि अच्छा है। लेकिन अगर हम लोग खाद डालेंगे और रंध्र जो है वो बंद हो जाए तो यह तो मिट्टी के लिए सही नहीं है। इसलिए ऑप्शन बी को छोड़कर ए सी डी सही है, जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया गया है, इसलिए यह हमारा सही आंसर है। देखिए, बिल्कुल आराम से समझते हुए चलिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। युगल यानी जोड़ा चुनिए जो कि दोनों ही संघ शासित प्रदेश हों। ऑप्शन फर्स्ट है जम्मू कश्मीर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सेकंड है नागालैंड और लक्षद्वीप, थर्ड है दिल्ली और मिजोरम और फोर्थ है चंडीगढ़ और झारखंड। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट। यह जो दोनों राज्य दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आप लोगों के लिए होमवर्क भी है कि जम्मू कश्मीर को कब संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, कब बनाया गया था, इसका डेट आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक पर गोलकुंडा किले का एक मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है जो इस प्रकार है, यानी पैमाना 1 सेंटीमीटर जो है वो 110 मीटर के बराबर है, यह दिया गया है। यदि कोई छात्र इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और इब्राहिम बुर्ज के बीच की दूरी 12.9 सेंटीमीटर मापता है तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होनी चाहिए। इसका 4 ऑप्शन नीचे दिया गया है। देखिए, इस तरह का जो प्रश्न है इस बार लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है ईवीएस के अंदर, और इसका
इसको जो सॉल्व करने का ट्रिक है वो बहुत ही सामान्य सा है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 110 जो यहाँ दिया गया है 110 मीटर, इसे 12.9 से गुणा करना है। जब आप गुणा करेंगे तो सिंपल इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से यह जीरो जो है उसको हटा दीजिए और यहाँ से पॉइंट को हटा दीजिए। यह क्या हो गया, अब आपको 11 से 129 में सिंपली ऐसे ही गुणा कर देना है। जब आप गुणा करते हैं तो आपके पास आता है नंबर 1, 4 और 1, 9, इतना नंबर आपके पास आता है। और ध्यान रखें यह कैसे आया, यह हमारा जो आंसर है वो मीटर में आया, लेकिन यहाँ पर मीटर में भी दिया गया है, सेंटीमीटर में भी दिया गया है, किलोमीटर में भी दिया गया है ऑप्शन में। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। जब 1000 से भाग देते हैं तो हम लोग जानते हैं कि 1000 में कितना जीरो होता है, 3 जीरो होता है, तो उतने ही अंक के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। यही हमारा सही आंसर है, यानी 1.419 किलोमीटर, यह इसका सही आंसर है जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया गया है। इस तरह का एक प्रश्न आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा और इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बस आपको यह चीज़ें याद होना चाहिए कि कैसे हम सॉल्व करें, किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलना है, मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलना है। बस अगर आपने यह समझ लिया तो फिर यह प्रश्न बहुत ही आसान होता है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई है। ऑप्शन फर्स्ट है 7300 मीटर, सेकंड है 8300 मीटर, थर्ड है 8900 मीटर और फोर्थ है 8950 मीटर। यह प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है और जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो है 8900 मीटर, यानी ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धूम कोहरे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। ऑप्शन ए है प्रायः सर्दियों में बनता है, बी है धुएं और कोहरे से बनता है, सी है ओजोन का अपक्षय करता है और डी है दमा एवं खांसी उत्पन्न करता है। अब आपने गर्मियों में कहीं कोहरा देखा है? नहीं देखा है, तो सामान्य सी बात है कि ऑप्शन ए सही है, प्रायः सर्दियों में ही कोहरा होता है। और कोहरा जो है वो धुएं और कोहरे से बनता है, जैसे उसमें जलवाष्प भी होते हैं, धूल भी होते हैं, यह भी होता है, इसलिए ऑप्शन बी भी सही है। ओजोन का अपक्षय जो है वो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है, कोहरे के द्वारा नहीं होता। और इस धूम से, जो कोहरे से क्या होता है, दमा और खांसी उत्पन्न होता है, और जिन्हें दमा है उन्हें ज़्यादा परेशानी होती है, तो इसलिए ऑप्शन डी भी सही है। इसमें ए बी डी सही है जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया गया है, इसलिए यह आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष जयपुर यानी कि राजस्थान की राजधानी और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए, इस तरह के प्रश्न भी अक्सर EVS के अंदर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में कौन सा राज्य किस दिशा में स्थित है, कहाँ स्थित है, और वहाँ से तभी आप पता कर पाएंगे कि राजधानी के इस सापेक्ष में उसकी क्या स्थिति है, कौन सी दिशा है। जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपसे पूछा जाए, लेकिन इसी तरीके का बस राज्य का नाम बदल दिया जाएगा और आपसे दिशा पूछ लिया जाएगा। देखिए, इसे हम लोग मैप की सहायता से, यानी जैसे नक्शे की सहायता से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको दिशा का पता होना चाहिए। ऐसे आप एक कागज पर पेन पेपर लेके बैठे और ऐसे बना लें। देखिए, यह ऊपर की ओर जो लाइन है यह उत्तर दिशा को इंगित करता है, नीचे की ओर लाइन जो है वो दक्षिण दिशा को, इस तरफ पश्चिम होता है और यहाँ पूर्व होता है। अब इससे संबंधित आप देखें कि कैसे है। अगर ऐसे हमने लाइन बना दिया तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलेंगे, क्योंकि उत्तर और दक्षिण को ही हम प्रधान मानते हैं। प्रधान किसे मानते हैं? उत्तर और दक्षिण को ही। इसलिए दूसरा जो दिशा है, मान लीजिए ऐसे हमने तिरछा लाइन खींचा है तो इसे क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम लोग उत्तर बोलेंगे, साथ ही ये इस दिशा में भी जा रहा है, तो इधर कौन सा दिशा है? पूर्व है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे उत्तर पूर्व बोलेंगे। वहीं दक्षिण की ओर यहाँ भी एक लाइन आ रहा है, अब इसे क्या बोलेंगे? देखिए, इसे क्योंकि दक्षिण को भी प्रधान माना जाता है और दक्षिण में लाइन आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे दक्षिण और उसके बाद पश्चिम। अब यहाँ हम लोग देखते हैं नई दिल्ली कहाँ है। नई दिल्ली का जो स्थान है वो यहाँ है। जयपुर की दिशा पूछा जा रहा है पहले आपसे, जयपुर कहाँ है? जयपुर यहाँ देखिए राजस्थान राज्य में स्थित है, यहाँ पर जयपुर। अब यहाँ से हमसे दिशा पूछा गया है, साथ ही उत्तराखंड की राजधानी जो देहरादून है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ की दिशा पूछा गया। आप ऐसे लाइन बनाए। अब क्या आपको इस तरह से नजर आ रहा है? यह लाइन ऐसे अगर आप ड्रॉ करते हैं तीनों को मिला के, तो क्या होता है, जयपुर की जो दिशा हो जाएगी वह है दक्षिण पश्चिम, और जो ऊपर जो देहरादून की दिशा पूछा गया है वह क्या होगा, हमारा उत्तर पूर्व। अभी हमने मैप में इसका आंसर देखा कि कैसे हम लोग दिशा निकालते हैं, तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व इसकी सही दिशा है। प्रश्न संख्या 9 है,
निम्नलिखित में से पृथक्करण के कौन से क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होंगे? ऑप्शन फर्स्ट है वाष्पीकरण, बी है फटकना, सी है चुंबकीय पृथक्करण और डी है प्रभाजी आसवन। अब इसमें से प्राथमिक कक्षा के लिए कौन सा उपयुक्त है तो यह आपको बताना है। देखिए, वाष्पीकरण हम लोग पढ़ते हैं प्राथमिक कक्षाओं में ही। फटकना यानी किसी भी चीज को अलग करना, कैसे हम लोग अलग करते हैं यह भी दिया गया है। उसके बाद चुंबकीय पृथक्करण, यह क्या होता है? जैसे चुंबक की मदद से जो लोहे के कण होते हैं उन्हें हम लोग अलग करते हैं, तो यह भी चुंबकीय पृथक्करण भी यानी चुंबक के द्वारा अलग करना भी प्राथमिक कक्षा के लिए उपयुक्त होगा, बच्चा समझ सकता है। लेकिन प्रभाजी आसवन है, इसके द्वारा इस्पात का और लोहे आदि का को कैसे अलग किया जाता है गलाकर, यह चीज होता है जो कि बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षा में समझना आसान नहीं होता। इसलिए ए बी सी इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन फोर्थ में दिया गया है, इसलिए यह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग बीन मंडली में होता है? ऑप्शन फर्स्ट है बीन, मुरली, सारंगी तथा ढोल। सेकंड है मुरली, तुंबा, बीन तथा खंजरी। थर्ड है तुंबा, बीन, खंजरी तथा ढोल और फोर्थ है बीन, सारंगी, मुरली तथा खंजरी। देखिए, यह प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने एनसीईआरटी समरी की क्लास को नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं और उसके बाद इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, तुंबा, बीन, खंजरी तथा ढोल जो है वो बीन मंडली में शामिल होते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं। वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट है ये जल चक्र को बनाए रखने यानी चालू रखने में भूमिका निभाते हैं। सेकंड है ये वृक्षों से ढका हुआ एक छोटा सा क्षेत्र है। थर्ड है ये घरेलू पशुओं के लिए आवास उपलब्ध कराते हैं। फोर्थ है ये अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अब इसमें से कौन सा कथन सही है तो इसका हमें चयन करना है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। यह जो है, जो वन है, ये जो जल चक्र होता है इसको बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। अब जल चक्र क्या होता है? जैसे सागर में पानी हुआ, अब वहां से जब ज्यादा गर्मी होती है तो वाष्पीकरण के द्वारा पानी जो होता है वो वाष्प बन करके बादल बन जाता है और उसके बाद जो पृथ्वी पर पेड़ होते हैं ये इन बादलों को आकर्षित करते हैं और उसके बाद बारिश होती है। तो इसी को, यह एक साइकिल बन गया। आप देख रहे होंगे कि पानी जो है जमीन पर आया, जमीन से फिर वाष्पीकरण बनकर ऊपर आसमान में गया, उसके बाद फिर से बारिश हुई, तो यह क्या है? एक साइकिल बन गया और यही होता है जल चक्र। तो इसमें वनों की बहुत ज्यादा भूमिका होती है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट है केरल का तट अरब सागर पर तथा कर्नाटक का तट बंगाल की खाड़ी पर है। सेकंड है कर्नाटक का जो तट है वो अरब सागर पर तथा केरल का तट बंगाल की खाड़ी पर है। थर्ड है केरल और कर्नाटक दोनों के तट बंगाल की खाड़ी पर हैं और फोर्थ है केरल और कर्नाटक दोनों के तट अरब सागर पर हैं। अब तटीय प्रदेशों से संबंधित एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है और इसके लिए भी आप इसे याद करने के लिए मैप की सहायता से याद करेंगे तो आपको चीजें बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। देखिए, यह दक्षिण भारत का मैप है और इसमें बस वही प्रदेश दर्शाए गए हैं जो कि तटीय हैं। अब देखिए, इस तरफ जो है हमारा अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। इससे सटे हुए जो भी राज्य हैं, इससे बंगाल की खाड़ी से, वह कहाँ है? इस तरफ है। और इस तरफ जो भी राज्य हैं वो कौन से राज्य हैं? अरब सागर के किनारे। अब हम लोग देखेंगे कर्नाटक और केरल कहाँ है? यह अरब सागर के किनारे है। साथ ही महाराष्ट्र के बारे में अगर पूछा जाए, गोवा के बारे में पूछा जाए, गुजरात के बारे में पूछा जाए तो यह कौन से राज्य हैं? यह वैसे प्रदेश हैं जिनके तट जो हैं वो अरब सागर के किनारे हैं। वहीं अगर हम बात करें हिंद महासागर की तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये सभी कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी के किनारे। तो अब इनमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी हमने मैप की सहायता से तटीय प्रदेशों को देखा और इस आधार पर ऑप्शन फोर्थ जो है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऊंचा, शुष्क यानी सूखा और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान यानी कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, हमारे देश का वह भाग है जिसका नाम है। ऑप्शन फर्स्ट है शिमला यानी जो हिमाचल प्रदेश में है, सेकंड है शिलोंग, थर्ड है श्रीनगर और फोर्थ है लेह लद्दाख। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि लेह लद्दाख को क्या बोलते हैं हम लोग? ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। यह प्रश्न भी आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। अगला प्रश्न है,
वह तिथि या दिनांक जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को गाड़ा है, वह तिथि कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं। देखिए, आपके NCERT जो EVS का जो बुक है उसमें ये एक चैप्टर है बछेंद्री पाल के बारे में जिसमें दिया गया है और उसमें यह डेट भी दिया गया है। वह दिन था 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला और अंतिम प्रश्न है, सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवाई मिलती है, यह किससे बनाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है सांप की झड़ी या छोड़ी हुई चर्म यानी त्वचा से। सेकंड है सांप का विष या जहर। थर्ड है चिचिड़े के पौधे का फूल और फोर्थ है चिचिड़े के पौधे का बीज। इनमें से किससे बनाया जाता है? यह भी प्रश्न आपके NCERT से लिया गया है और इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन सेकेंड। जो सांप काटने के जहर का जो दवाई होता है वो सांप के विष यानी जहर से ही बनाया जाता है। अब आपके लिए फिर से एक होमवर्क है, भारत में कौन से प्रमुख जहरीले सांप कौन कौन से हैं और उनकी क्या नाम है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।